Hello students. Today we are going to discuss next characteristic of transition element, melting point. Now melting point is very high and melting point and boiling point increases as we move from left to right in a transition series, reaches a maximum value and then decreases. बट एक्सेप्शन है मैग्नीज एंड टेक्नीशियम हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। अब रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ट्रांजिशन सीरीज में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं क्रोमियम तक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो क्रोमियम तक हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलरेडी हमने कल मेटालिक कैरेक्टर में किया था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उसका बहुत मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। More the number of unpaired electrons, stronger is the metallic bond and hence more will be the melting point. Again, जब हम increase atomic number increase करता है तो आगे जाकर क्रोमियम के बाद फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी और तब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब मैग्नीज और टेक्नीशियम जो है उसका वो एक्सेप्शन है, जबकि मैग्नीज में इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब भी इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। वो इसलिए क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और मैग्नीज में कितने हैं? 5। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो हैं उसने न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड होगा और 10 उसकी वजह से जो 5d इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत कम डीलोकेलाइज्ड होंगे और इफेक्टिव मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो नहीं बना पाएंगे। 5d इलेक्ट्रॉन आर वेरी लेस डीलोकेलाइज्ड एंड कैन नॉट हेल्प इन इफेक्टिव मेटालिक bonding, so that's why they have abnormally low melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। फर्स्ट वाला सीरीज में, ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6, +7। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3, +4, +5, +6। बट सेकेंडियम हमारा जो है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई एलिमेंट शो करता है तब हम बोलते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ क्यों? तो रीज़न क्या है? रीज़न है, अब डी में कल हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी हमने बोला था कि इसकी जर्नल कन्फिग्रेशन n-1d और ns। तो यहाँ पर डी के केस में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में वैलेंस n-1d और ns ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। There is very little energy difference between n-1d and ns orbital। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से we can remove s and d इलेक्ट्रॉन्स बोथ, और दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों वेरिएबल शो करते हैं? क्योंकि यहाँ पर n-1d और ns
ऑर्बिटल प्रेजेंट है और दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से हम S और D दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी है वो +2 एंड सेकेंडियम को छोड़कर सेकेंडियम की +3 होती है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब ऑब्टेन होगी? जब हम S में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तभी हमारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, क्योंकि X में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाती है। और इसमें से ऑस्मियम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, दैट लाई इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट along a transition series, size decreases, so ionization energy increases. लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बट इन अ गिवन सीरीज में जो डिफरेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी का, 2 नियरेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट, 2 जो साथ साथ में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस है वो मच लेस होता है, कम है एज कंपेयर टू S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो n-1d सबशेल में आता है, जो स्क्रीन करता है आउटर S इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S बाहर है, उसको करता है स्क्रीन, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसको कैंसिल कर रहा है टू सम एक्सटेंट, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉट वेरी लार्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं, वो ज़्यादा है, इज़ हायर देन 3D एंड 4D सीरीज। हमारा क्वेश्चन यही आ जाता है कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज़ हायर देन 3D एंड 4D सीरीज। नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D series is higher than 3D and 4D series because in 5D filling of 4f orbital takes place and they do not screen valence electron properly from pull of nucleus, and due to increased nuclear charge valence electrons are attracted very strongly by the nucleus। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे, ड्यू टू इन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से दे आर वेरी अट्रैक्टिव, न्यूक्लियस उनको बड़ी स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर न्यूक्लियस अपनी ओर स्ट्रांगली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सो दैट्स वाई अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5D series। Next point is we can predict stability of particular oxidation state with the help of ionization energy value। अब हम स्टेबिलिटी भी किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में फाइंड आउट कर सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू के साथ। कैसे? बिकॉज जितनी स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी मेटल की, उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। Smaller the ionization energy of a metal, stable is a compound. Example, nickel 2 compounds are more stable than platinum 2 compounds, and the reason is because the sum of first 2 ionization energy in nickel compound are smaller than platinum. Similarly, platinum 4 compounds are more stable than nickel 4 compounds, because sum of first 4 ionization energy of platinum is less than nickel, so that's why they are more stable। Next point is stability of a compound in a solution depends upon its electrode potential। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है। अब
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की. मोर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, more will be the stability of oxidation state. Next property is catalytic properties. It is also a very important point. Question आता है कि why transition most of the catalyst used in a chemical reaction are members of D block. तो ज़्यादातर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन के वो डी ब्लॉक के होते हैं. जैसे एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया की जब हम सिंथेसिस करते हैं तो आयरन यूज़ करते हैं कैटलिस्ट एंड आयरन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक. सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के साथ तब हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ प्लाटिनम. इसी तरह से ज़्यादातर जो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होते हैं वो डी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं. अब क्यों, रीज़न वाई, बिकॉज फर्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. दे हैव लार्ज सरफेस एरिया. ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ये रिएक्टेंट को एडजॉर्ब कर लेता है. They absorb reactants on them and thereby they bring the reactant close to each other and help them to react. Second point है D block elements variable oxidation state show करते हैं. So that's why they have tendency to change their oxidation state during reaction and sometimes help them to act as catalyst. So these are the two reasons कि why D block elements are used as a catalyst in a chemical reaction. Next characteristic, complex formation. Very important. D block elements form large number of complexes. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. एग्जाम्पल FeCN6 3 नेगेटिव, CuNH3 2 पॉजिटिव, PtCl4 2 नेगेटिव. अब FeCN6 नेगेटिव में जो सेंट्रल मेटल है दैट इज आयरन. आयरन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक. कॉपर भी डी ब्लॉक का है. प्लाटिनम डी ब्लॉक का है. अब रीज़न, बिकॉज एक तो इनका साइज छोटा होता है, दे हैव स्मॉल साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और डी ऑर्बिटल होते हैं वेकेंट टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स. तो ये CN, NH3, Cl ये सभी लिगेंड्स हैं. तो लिगेंड्स जो हैं इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को जिससे इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप होता है. अब वो डोनेट इसलिए करते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. तो 3 रीज़न है कॉम्प्लेक्स बनाने के. फर्स्ट है कि दे हैव स्मॉल साइज, सेकेंड दे हैव लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड इज द vacant d orbital to accept lone pair of electrons donated by ligands. So this is all about today's session. Thank you.